सोचो, जिस लड़के से पूरी दुनिया, उसका घर, उसका परिवार और उसका राज छीन चुकी हो, वो सिर्फ 9 साल की उम्र में अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस लेने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन इस बार उसके सामने सिर्फ दुश्मन ही नहीं, बल्कि ऐसे नए योद्धा खड़े होने वाले हैं जो ताकत, स्पीड और रणनीति में किसी से कम नहीं है। और सबसे खतरनाक बात, अब दुश्मनों को टोक्योकी के जिंदा होने का शक भी होने लगा है। तो आखिर इस नए युद्ध की शुरुआत कैसे होती है? आइए जानते हैं द इल्यूसिव समुराई सीजन 2 एपिसोड 1 की पूरी कहानी हिंदी में। एपिसोड की शुरुआत होती है सन 1334 में, जहां हम पहुंचते हैं ताकेदा कबीले की सीमा पर बने एक गार्ड टॉवर में। वहां तैनात सैनिक आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, सुना है होजो कबीले के कुछ लोग कामाकुरा से भाग निकले थे। हो सकता है कि उनमें से कोई यहीं कहीं छिपा हो। दूसरा सैनिक हंसते हुए जवाब देता है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई होजो जिंदा बचा होगा। जो बचे भी होंगे उन्हें बहुत पहले ख़त्म कर दिया गया होगा। लेकिन तभी उनकी नज़र दूर कुछ पर पड़ती है। एक सैनिक घबरा कर चिल्लाता है, रुको। वो लोग फिर से वापस आ गए और सामने दिखाई देते हैं, टोक्योकी के साथी। लेकिन यहाँ कहानी एक दिन पीछे चली जाती है। एक दिन पहले टोक्योकी और उसके सभी साथी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। सभी खुशी खुशी बातें कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक मुस्कुराते हुए टोक्योकी से पूछता है, लॉर्ड, आपको शायद यहाँ का खाना ज़्यादा पसंद नहीं आता होगा। टोक्योकी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है और कहता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे यहाँ का खाना भी पसंद है। लेकिन अगर मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ की बात करूँ तो वो है सी ब्रीम मछली। इसके बाद उसकी आंखों में पुरानी यादें लौट आती है। वो कहता है, कामाकुरा के समुद्र से सुबह सुबह ताज़ी सी ब्रीम पकड़ी जाती थी और दोपहर तक उससे परोस दिया जाता था। ऊपर से इजुओ साबी और ऋषियों के साथ उसका स्वाद इतना शानदार होता था कि मैं खुद को उसे खाने से रोक ही नहीं पाता था। कुछ पल के लिए टोक्योकी बिल्कुल शांत हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, काश मैं उसे एक बार फिर खा पाता। अपने लॉर्ड की ये बात सुनकर उसके सभी साथी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि टोक्योकी को सिर्फ उस मछली की नहीं, अपने खोए हुए घर कामाकुरा की याद आ रही है। उसी वक्त सभी मन ही मन फैसला कर लेते हैं, चाहे जितनी भी मुश्किल आए, वो अपने लॉर्ड की ये छोटी सी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। कुछ देर बाद टोक्योकी अकेला एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा दूर आसमान की तरफ देख रहा होता है। वो खुद से कहता है, कामाकुरा को तबाह हुए दूसरा साल भी आ गया। अब मेरा नया घर सुवा है, लेकिन माउंट फुजी के उस पार मेरा असली घर अभी मेरा इंतज़ार कर रहा है। काश मैं एक बार फिर कामाकुरा लौट पाता। उसे पता भी नहीं चलता कि उसके सभी साथी चुपचाप उसकी ये बातें सुन रहे होते हैं। और तभी वे बिना टोक्योकी को बताए एक बेहद खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ एक है, अपने लॉर्ड के लिए सी ब्रीम मछली लाना। इसके लिए उन्हें दुश्मन ताकेदा कबीले की सीमा में घुसना पड़ता है। वे बड़ी सावधानी से पहरेदारों की नज़रों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद उनके सामने विशाल समुद्र दिखाई देता है। अब सभी अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं ताकि जल्द से जल्द सी ब्रीम ढूंढ सके। उधर टोक्यो की अपने घर में सभी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन पूरा घर खाली होता है। वो उदास होकर धीरे से कहता है, यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तभी पीछे से एक परिचित आवाज़ आती है, मैं तो हूँ। टोक्यो की पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ योरिशिके खड़े होते हैं। वो मुस्कुराकर कहते हैं, जब तक सब वापस नहीं आते, क्यों ना तुम बांसुरी बजाने की प्रैक्टिस कर लो। टोक्यो की भी हामी भर देता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसके दोस्त इस वक्त उसकी एक मुस्कान के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल चुके हैं। अगली सुबह काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार उनके जाल में एक सी ब्रीम मछली फंस ही जाती है। सभी के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। लेकिन तभी कोजिरो बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार निकालता है और बड़ी सफाई से मछली के कुछ हिस्से काट देता है, ताकि लंबा सफ़र तय करने के बाद भी उसका स्वाद और ताजगी बनी रहे।
इसके बाद वे मछली को सावधानी से बाल्टी में रखते हैं और तुरंत वापस लौटना शुरू कर देते हैं। लेकिन वापसी का रास्ता उतना आसान नहीं होता। उनके सामने एक तेज़ बहती नदी आ जाती है जहाँ कोई पुल नहीं होता। समय बहुत कम था, इसलिए सभी मिलकर एक मोटा पेड़ काटते हैं और उसी का अस्थायी पुल बनाकर नदी पार कर लेते हैं। अब उन्हें दोबारा दुश्मन की सीमा से गुजरना था। हर कदम पर पकड़े जाने का खतरा था, लेकिन अपनी चालाकी और टीम वर्क की मदद से वे सभी पहरेदारों को चकमा देते हुए सुरक्षित सुबह वापस पहुंच जाते हैं। उधर टोक्योकी अभी भी योरिशिगे के साथ बांसुरी बजाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी बाहर से उसके साथियों की आवाज़ सुनाई देती है। लॉर्ड, हम वापस आ गए। टोक्योकी बाहर निकलकर देखता है। सभी की हालत बेहद खराब होती है। किसी के कपड़े फटे हुए थे, कोई पूरी तरह थक चुका था, लेकिन फिर भी सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। तभी शिजुको मुस्कुराते हुए कहती है, बिग ब्रदर, पता है अभी थोड़ा जल्दी है, लेकिन खाना तैयार है। जैसे ही टोक्योकी खाने के पास पहुंचता है, उसकी नज़र सामने रखी सी ब्रीम मछली पर पड़ती है। एक पल के लिए वो बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। जिस चीज़ को उसने सिर्फ एक अधूरी इच्छा समझकर भूलने की कोशिश की थी, वो आज उसके सामने रखी थी। लेकिन तभी उसके खाने से पहले ही कोई मछली का एक टुकड़ा उठा लेता है। टोक्योकी तुरंत बच्चों की तरह घबरा जाता है और कहता है, अरे वो मेरी है। तुम्हें पता है ना, ये मेरी सबसे पसंदीदा मछली है। मेरी सी ब्रीम वापस करो। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। वो व्यक्ति भी मुस्कुराकर मछली का टुकड़ा वापस रख देता है। अब आखिरकार टोक्योकी पहला निवाला खाता है। जैसे ही वो स्वाद उसकी जुबान पर आता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पास बैठी आंटी मुस्कुराकर कहती हैं, अरे तुम तो बहुत ड्रामा करते हो, क्या सच में रो रहे हो? लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस खुशी के थे जो उसे अपने पुराने घर, अपने बचपन और उन खूबसूरत यादों की याद दिला रहे थे। दूर खड़े उसके साथी ये सब देख रहे होते हैं। उनमें से एक मुस्कुराकर धीरे से कहता है, मिशन पूरा हुआ। उनकी सारी मेहनत आखिरकार सफल हो चुकी थी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। इसी बीच योरिशिगे सभी साथियों को एक ज़रूरी मीटिंग के लिए बुला लेते हैं। उधर टोक्यो की अकेले टहलते हुए सोच रहा होता है, मेरे दोस्तों ने सिर्फ मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। मैं आखिर इनके इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगा? तभी पास के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उत्सुक होकर टोक्यो की दरवाजे के पास पहुंचता है। अंदर योरिशिगे और उसके सभी साथी एक नक्शे के सामने खड़े होकर गंभीर चर्चा कर रहे होते हैं। शिजुको कहती है, अगर सिर्फ हमारा छोटा सा दल जाएगा तो हम एक दिन में कामाकुरा पहुंच सकते हैं। लेकिन अशिकागा पक्ष ने रास्ते में कई नए किले और चौकियां बना दी हैं। अगर हम बड़ी सेना लेकर आगे बढ़े तो सफ़र कई गुना लंबा हो जाएगा और बेवजह बहुत लोगों की जान जाएगी। योरिशिगे गंभीर आवाज़ में कहते हैं, तुम सबने जो जासूसी मिशन पूरा किया, उसे एक बात साफ हो गई है। छिपे हुए रास्ते से कामाकुरा पर हमला करना हमारी सोच से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। तभी दरवाज़ा खुलता है। टोक्यो की अंदर आकर हैरानी से पूछता है, क्या आप लोग सच में कामाकुरा गए थे? योरिशिगे मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं, हाँ, क्योंकि अब समय आ गया है। अब हम अपने सबसे बड़े लक्ष्य की शुरुआत करेंगे, कामाकुरा को वापस हासिल करने की। यही ऐलान इस पूरे एपिसोड के अगले बड़े युद्ध की शुरुआत कर देता है। योरिशिगे की बात सुनते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये कामाकुरा को वापस हासिल करने की शुरुआत थी। योरिशिगे सबसे पहले शिजुको से पूछते हैं, कामाकुरा का माहौल इस समय कैसा है? शिजुको जवाब देती है, अशिकागा शासन आने के बाद वहाँ बहुत कुछ बदल चुका है। उन्होंने कई युवा और ताकतवर योद्धाओं को अपने साथ जोड़ लिया है। पूरे कामाकुरा में उन्हीं की चर्चा हो रही है। जब भी हम कामाकुरा वापस लेने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हमें उन्हीं का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर कोजिरो मुस्कुराता है और कहता है, अब तक मैंने ज़्यादातर बूढ़े योद्धाओं से ही लड़ाई की है।
इस बार हमारी टक्कर हमारी ही उम्र के लोगों से होगी, और यही इसे मज़ेदार बनाएगा। आयाको भी पूरे जोश में कहती है, तो फिर ये अगली पीढ़ी के योद्धाओं के बीच होने वाली असली जंग होगी। आखिर में योशिगे टोकियोकी की तरफ देखते हैं। लॉर्ड टोकियोकी, आप क्या सोचते हैं? टोकियोकी बिना एक पल सोचे जवाब देता है, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी उम्र है। मैं अभी सिर्फ 9 साल का हूँ, लेकिन कामाकुरा के लिए मेरा जुनून किसी से कम नहीं है। चाहे सामने कितने भी ताकतवर दुश्मन क्यों ना हो, मैं अपना कामाकुरा हर हाल में वापस लेकर रहूंगा। अब कहानी हमें सीधे कामाकुरा लेकर जाती है। पहले जहां होजो कबीले के बुजुर्ग योद्धा सत्ता संभालते थे, वहीं अब पूरा शहर युवा योद्धाओं के हाथों में सौंप दिया गया था। कामाकुरा को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी अशिकागा तादायोशी ने संभाल रखी थी। अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए उसने एक खास सेना बनाई, कांतो हिसाशिबान। ये कोई आम सैनिक नहीं थे, बल्कि अशिकागा कबीले के सबसे होनहार युवा योद्धा थे, जिन्हें भविष्य की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा था। इनमें शामिल थे ग्रुप 1 के कप्तान योशिसुए शिबुकावा, उम्र 20 साल। ग्रुप 2 के कप्तान त्सुनेये इवामात्सु। ग्रुप 2 के उपकप्तान नोरियाकी उएसुगी, उम्र 28 साल। और सबसे कम उम्र का सहायक मागो जिरोशिबा, जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। युवा होने के बावजूद इन चारों की ताकत और नेतृत्व क्षमता पूरे कामाकुरा में मशहूर थी। कुछ देर बाद इनके सामने लोगों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। भीड़ को संबोधित करते हुए एक अधिकारी कहता है, कामाकुरा ने बहुत कुछ खोया है। पहले होजो शासन खत्म हुआ, फिर निट्टा का राज भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। आज लोगों को खुद नहीं पता कि उनका असली शासक कौन है। लेकिन अब सब कुछ बदलेगा। अशिकागा और हिसाशिबान के योद्धा इस शहर की शांति की रक्षा करेंगे। भीड़ में कुछ लोग इस बात का विरोध करने लगते हैं। तभी मागोजीरो दूर देखते हुए कहता है, रुको, ये सिर्फ कुछ लोग नहीं है। मुझे लगता है कि इनके पीछे और भी सैनिक छिपे हुए हैं। वो तुरंत अंदाजा लगा लेता है कि आसपास कहीं पूरी सेना घात लगाकर बैठी है। उसकी बात सुनते ही सभी कप्तान अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। शिबुकावा कहता है, हम दोनों सामने वालों को संभालते हैं। इवामात्सु हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा डरपोक हूं। उसकी बात सुनकर माहौल कुछ पल के लिए हल्का हो जाता है, लेकिन अगले ही पल युद्ध शुरू हो जाता है। हमलावर पुल तक पहुंचते हैं, लेकिन देखते हैं कि पुल पहले ही हटा दिया गया है, यानी उनके बच निकलने का रास्ता खत्म हो चुका था। उसी समय हिसाशिबान के योद्धा हमला बोल देते हैं। उनकी तलवारें इतनी तेज थीं कि कई सैनिकों को तो समझ ही नहीं आया कि उन पर हमला कब हुआ। कुछ ही मिनटों में पूरा मैदान लाशों से भर जाता है। जो लड़ाई बराबरी की लग रही थी, वो देखते ही देखते एक तरफा जीत में बदल जाती है। यहीं से साफ हो जाता है कि टोक्योकी के सामने आने वाले दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जा रही थी। असल जंग तो सत्ता के लिए शुरू हो चुकी थी। उधर क्योटो में कई सामुराई और आम लोग अपनी शिकायतें लेकर दरबार पहुंच रहे थे। कोई अपनी जमीन वापस मांग रहा था, तो कोई न्याय की गुहार लगा रहा था। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, हमें हमारा हक कब मिलेगा। लेकिन अफसोस, सम्राट गोदाइगो की नई सरकार इन समस्याओं को संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही थी। कैनमू रिस्टोरेशन के दौरान सम्राट ने अपने सबसे करीबी लोगों को बड़े बड़े इनाम दिए, जबकि जिन योद्धाओं ने असली लड़ाई लड़ी थी, उनमें से ज़्यादातर को या तो कुछ नहीं मिला, या फिर उन्हें खुद अपना गुजारा करना पड़ा। धीरे धीरे पूरे देश में लोगों का भरोसा इस नई सरकार से उठने लगा। इसी बीच हम अशिकागा कबीले के सबसे भरोसेमंद सलाहकार मोरुनाओको के निवास पर पहुंचते हैं। वहां देश की राजनीति को लेकर गंभीर चर्चा चल रही होती है। एक व्यक्ति गुस्से में कहता है, सरकारी नियम इतने उलझे हुए हैं कि कोई भी उनका पालन नहीं करता। तभी मोरुनाओ का छोटा भाई मोरोयासु मुस्कुराते हुए कहता है, अगर कोई आदेश नहीं मानता तो उसे सजा दे दो। जिस फैसले के पीछे ताकत नहीं होती,
उसे कोई नहीं मानता। इसके बाद मोरनाव असली समस्या बताता है। वो कहता है, सम्राट एक नया भव्य महल बनाना चाहते हैं, इसलिए पूरे देश में नए टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है। लोग पहले ही अपने इनाम न मिलने से नाराज़ है और अब उन पर टैक्स का बोझ भी डाला जाएगा। फिर वह आगे कहता है, सम्राट की नई सरकार के विचार अच्छे हैं, लेकिन वो ज़मीन की हकीकत से पूरी तरह कट चुकी है। दूसरी तरफ कामाकुरा शोगुनेट का प्रशासन व्यावहारिक था, लेकिन वो समय के साथ बदल नहीं पाया। इसलिए हमारा लक्ष्य दोनों व्यवस्थाओं की सबसे अच्छी बातों को मिलाकर एक नया शासन बनाना है। और ये सब सिर्फ एक इंसान के लिए किया जा रहा था, अशिकागा ताकाओजी। उधर जब अशिकागा अपने नए शासन की नींव रख रहे थे, उसी समय उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी प्रिंस मोरियोशी को देशद्रोह के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें कैद करके कामाकुरा भेजा जा रहा था। रास्ते में प्रिंस मोरियोशी सीधे ताकाओजी की आंखों में देखते हुए कहते हैं, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा तुमने पहले से सोचा था। ताकाओजी शांत रहता है। तब प्रिंस उसकी असली योजना सबके सामने रख देते हैं। वो कहते हैं, नई दुनिया बनाने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है जानते हो? पहले किसी और से पुरानी व्यवस्था को तुड़वाओ, फिर उसी पहले सुधारक को हटाकर खुद दूसरा सुधारक बन जाओ। लोगों का सारा गुस्सा पहले वाले पर निकल जाएगा और तुम्हें बिना विरोध के नई दुनिया मिल जाएगी। फिर वो ताकाओजी से कहते हैं, जब तुमने कामाकुरा शोगुनेट को हराया था तब तुम खुद राजा बन सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने पहले सारी ताकत सम्राट को दे दी, क्योंकि तुम्हारा असली लक्ष्य हमेशा से सही समय का इंतजार करना था। कुछ पल की खामोशी के बाद ताकाओजी मुस्कुराता है और कहता है, मेरे अंदर एक लालची राक्षस जरूर है, लेकिन फिलहाल मेरी वफादारी सम्राट के प्रति पूरी तरह सच्ची है। जब तक कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता, मैं उनका वफादार सेवक बना रहूंगा। लेकिन प्रिंस मोरियोशी उसकी आंखों में देखकर समझ जाते हैं। ताकाओजी खुद जानता है कि एक दिन यह व्यवस्था जरूर टूटेगी, और जिस दिन ऐसा होगा उसके अंदर छिपा राक्षस पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। अब कहानी एक बार फिर शिनानो पहुंचती है। ओगासावारा अपने सैनिकों के साथ टोक्योकी के बारे में चर्चा कर रहा होता है। वो कहता है, पिछले साल जिस लड़के ने मुझे मात दी थी, वो हर बड़ी घटना में किसी न किसी तरह मौजूद रहता है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक सैनिक जवाब देता है। लोग उसे इल्यूसिव वॉरियर कहते हैं। ओगासावारा हल्का सा हंसता है। क्या अजीब नाम है, लेकिन मेरे जासूसों की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। पिछले साल सुआ मंदिर ने एक कुलीन लड़के को अपने पास रखा था। उसका रहन सहन, उसकी चाल ढाल और उसका व्यवहार, ये सब किसी आम बच्चे जैसा नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि या तो वो खुद होजो कबीले का सदस्य है, या फिर किसी बहुत बड़े होजो सरदार का बेटा। फिर वो अपने सैनिकों को आदेश देता है, उसे मेरे सामने लेकर आओ। मेरी ये आंखें सच और झूठ में कभी गलती नहीं करती। यानी अब टोक्योकी की पहचान छिपी नहीं रहने वाली थी। उसके दुश्मन पहली बार उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। लेकिन असली जंग अभी शुरू भी नहीं हुई है। अब टोक्योकी की पहचान खतरे में है, और अगले एपिसोड में उसकी टक्कर होगी अब तक के सबसे खतरनाक दुश्मनों से। अगर आप अगला एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।